आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, रशिया को क्या चाहिए यूक्रेन से। यह पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं। यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है, वो नेटो के साथ रहना चाहता है। वर्ष 2008 में नेटो देशों ने यह फैसला लिया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं और तब इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि उसे इस समझौते से पीछे हटना पड़ा और तब यह डील नहीं हो पाई और तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नेटो देशों को ज्वाइन करने का प्रयास करता रहा है। और उसने एक ऐसी ही कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी, जिस पर रशिया ने बड़ा कड़ा ऐतराज जताया और रशिया को यह मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश नेटो देशों में शामिल हो जाए और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नेटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए रशिया यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी उसके दुश्मन के साथ मिल जाए। इसका एक मतलब यह भी होगा कि अगर यूक्रेन नेटो देशों से मिल गया तो नेटो देशों की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन तक आ जाएंगी, मतलब रशिया की सीमाओं तक आ जाएंगी और यह रशिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। नेटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है और अब रशिया के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं और इनमें एस्टोनिया है, इनमें लातविया है। इस तरह के देश हैं जो पहले सोवियत संघ का एक जमाने में हिस्सा हुआ करते थे, अब ये नेटो के साथ मिल गए हैं और यह बात रशिया को अच्छी नहीं लगती। और अब अगर यूक्रेन भी नेटो का मित्र देश बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। अमेरिका जब चाहे रशिया के गर्दन तक पहुंच सकता है। नेटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर उनके किसी मित्र देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो यह हमला सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और ये सारे देश मिलकर उस राष्ट्र के खिलाफ, उस हमलावर राष्ट्र के खिलाफ लड़ेंगे। यानी आज अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो इन देशों को अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेजनी ही पड़ती और रशिया इसी वजह से यूक्रेन के नेटो देशों के साथ जाने का विरोध करता है। हालांकि यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये यूक्रेन की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने नेटो ज्वाइन कर लिया होता तो नेटो देशों की सेनाएं उसे बचा लेती। आज भी यूक्रेन को यह बात समझ में आ गई होगी कि ये सारे जो देश हैं ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इनका एक सैनिक भी यूक्रेन को बचाने के लिए अब तक पहुंचा नहीं है। रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसा एक शरीर से उसका सिर अलग करना हो। हालांकि आपके मन में यह सवाल भी होगा कि यूक्रेन नेटो के साथ आखिर जाना क्यों चाहता है। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आजाद नहीं रह पाया और वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूटा, तब 15 नए देश बने जिनमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायनों में यूक्रेन को वर्ष 1991 में ही आजादी मिली, लेकिन यूक्रेन शुरुआत से इस बात को समझता है कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला कर नहीं सकता और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे, क्योंकि यूक्रेन के लोग आजाद बनना चाहते हैं और नेटो से अच्छा विकल्प उसके लिए इस समय कोई है नहीं। एक लाइन में कहें तो विवाद यह है कि यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नेटो देशों के साथ जाना चाहता है और रशिया को लगता है कि अगर उसका पड़ोसी देश नेटो के साथ गया तो इससे अमेरिका की सेना उसकी सीमा तक पहुंच जाएगी, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। इसलिए यह पूरा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध की जड़ में एक और बड़ा कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा पर स्थित दोनेत्स्क और लुहांस्क नाम के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जहां वर्ष 2014 से ही रशिया के समर्थन वाले संगठनों का नियंत्रण था और इस समय भी इन दोनों क्षेत्रों में रशिया ने अपनी शांति सेना तैनात कर दी है और आप कह सकते हैं कि अब ये दोनों क्षेत्र रशिया द्वारा ही
नियंत्रित किए जा रहे हैं। यानी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तो रशिया ने पहले ही तोड़ दिया है। इस संकट में आपके लिए क्या सीख छुपी है, यह भी आज समझना होगा। पहली सीख यह है, अगर कोई देश कमजोर हो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कोई महत्व नहीं रहता। आप कितने भी संगठन ज्वाइन कर लीजिए, संधियां कर लीजिए, मुसीबत के समय बचाने कोई नहीं आता। हमने आपको पहले भी बताया था, वर्ष 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहते हैं। और यह संधि ये कहती है कि इन तमाम देशों ने यह भरोसा दिया था यूक्रेन को कि वो टकराव की स्थिति में, किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में यूक्रेन के हितों की रक्षा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करता रहे। लेकिन आज इसी संधि पर हस्ताक्षर करने वाले एक देश यानी रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो जो दो बड़े देश थे जिन्होंने यूक्रेन को कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, वो थे रशिया और अमेरिका। उन दो बड़े देशों में से एक ने तो हमला ही कर दिया और दूसरा बड़ा देश यानी अमेरिका बचाने नहीं आया। दूसरी सीख यह है कि जो देश अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम नहीं होते, जिनके पास निर्णायक नेतृत्व नहीं होता, मजबूत लीडरशिप नहीं होती, उस देश की रक्षा करने के लिए बाहर का कोई देश भी नहीं आता। दुनिया में शक्ति और केंद्रीयकरण और संतुलन के लिए अलग अलग सैन्य और राजनीतिक संगठन बनाए गए हैं और इनकी संख्या बहुत है। जैसे आज आपके पास दुनिया में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं, हमारे पास G20 है, G8, G7 जैसे संगठन है, सार्क है, ब्रिक्स है, नेटो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जैसे संगठन है। सब दुनिया में ये संगठन अलग अलग देशों की मेंबरशिप के साथ चल रहे हैं और ये सब संगठन कहते हैं कि वो संकट की स्थिति में सहयोग के साथ समाधान पर काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन सच ये है कि इन संगठनों का आज इस तरह की स्थिति में कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया का कोई संगठन कुछ नहीं कर पा रहा। यूनाइटेड नेशंस की भूमिका को आप देख लीजिए, वो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया, अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशंस इराक में कुछ नहीं कर पाया, सीरिया में कुछ नहीं कर पाया और अब यूक्रेन में भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर कोई देश अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो इन तमाम संगठनों का सदस्य देश होकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और तीसरी सीख ये कि जिस देश के आंतरिक मामलों में दूसरे देशों का दखल हो जाता है, उस देश में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा होना स्वाभाविक है। और ये हम अफगानिस्तान में देख चुके हैं और अब यूक्रेन में भी बिल्कुल वैसे ही हालात हो रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को टालने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफी दबाव बनाया, लेकिन उनकी कोई कोशिश काम नहीं आई और रशिया इसलिए इन देशों पर भारी साबित हुआ क्योंकि उसने अपने आंतरिक फैसलों को अपने हाथ में रखा, कंट्रोल अपने हाथ में रखा और उसके पास एक बहुत ही मजबूत नेता है व्लादिमीर पुतिन के रूप में। उसने किसी और देश के हिसाब से यह तय नहीं किया कि अब उसका अगला कदम क्या होगा, इसलिए पूरी दुनिया इंतजार करती रही कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा और हर बार पुतिन ने पूरी दुनिया को चौंकाया। प्राचीन भारत दर्शन में मत्स्य न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि अराजकता की अवधि में जब कोई शासक नहीं होता तब शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे सूखा पड़ने पर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसी तरह एक शासक या एक देश संघर्ष को अपना सहारा बनाकर कमजोर व्यक्ति और छोटे देशों को निगल जाते हैं और आज बिल्कुल यही हो रहा है। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इस बात को हम समुद्र में स्वीकार कर लेते हैं, जंगल में बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार डालता है, खा जाता है, जंगल में भी स्वीकार कर लेते हैं और अब ये दुनिया भी एक ऐसी ही जगह बनती जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.